नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। जैसा कि आपको विदित है कि ललितपुर नगर पालिका क्षेत्र के चुनावों की सरगर्मियां सड़कों, गलियों में, गलियारों में देखने को, सुनने को मिल रही हैं। चूँकि दिवाली पर्व का आगाज़ हो चुका है, जहां बाज़ारों में रौनक है तो वहीं चुनाव की रौनक भी लोगों की जुबान पर देखने व सुनने को मिल रही है। उसी क्रम में चुनिंदा खबरें आपको ले चल रहे हैं एक विशेष शख्सियत से, जो समाज सेवा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और अनेक सोशल कार्यक्रमों में अपना योगदान देने वाले हैं। युवा भारतीय जनता पार्टी के नेता रमाकांत तिवारी। जी हाँ, रमाकांत तिवारी वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने कम समय में उन उपलब्धियों को हासिल किया है जिन उपलब्धियों को लोग हासिल करने के लिए कई वर्ष गुजार देते हैं। अल्प समय में अधिक उपलब्धियों को हासिल करने में रमाकांत तिवारी की दक्षता देखते ही बनती है। हम उनसे कुछ रूबरू होना चाहते हैं नगर पालिका चुनाव को लेकर। तिवारी जी, चुनिंदा खबरों में आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं नगर पालिका चुनाव के लिए दावेदारी की ताल ठोकने वाले एक नहीं अनेक हैं। हर वर्ग विशेष में, हर जाति समुदाय में हैं और हर दल के नेता अपने आप को आवेदक के साथ साथ विजय प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। जी, उनकी अपनी महानता है। लेकिन मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं कि नगर पालिका का आप जो दावेदारी आवेदन के रूप में अभी करना चाहते हैं, किस पार्टी से करना चाहते हैं और क्यों? नमस्कार, धन्यवाद चुनिंदा खबरों के लिए कि उन्होंने समय निकाला हमारे पास आने के लिए। ललितपुर जनपद में मेरा जन्म हुआ, तो राजनीति में आने का मेरा कोई अभी तक पिछले समय तक मन नहीं था, लेकिन कई वाक़या ललितपुर शहर में ऐसे हो जाते हैं, हमारी जन्मभूमि में ऐसे होते रहते हैं कि जिससे लगता है कि कुछ सुधार की आवश्यकता है, जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वो उनको करना चाहिए। वो लोग शायद एक लक्ष्य उनका अलग होता है। राजनीति में अलग अलग लक्ष्य लेके लोग आते हैं। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लगता है उनका लक्ष्य सुधार करना नहीं है, समाज सेवा करना नहीं है। उनका लक्ष्य हो सकता है पैसा कमाना हो या कोई अन्य ध्येय हो, या उनको उतनी नॉलेज ना हो। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जब भी हम अपने पड़ोसी शहर में जाते हैं और वहाँ की सुंदरता और स्वच्छता देखते हैं, तो निश्चित रूप से मन में विचार आता है कि जहाँ हम 24 घंटे रहते हैं, हमारा परिवार रहता है, हमारा समाज रहता है, हमारे लोग रहते हैं, उस शहर को भी बहुत मॉडर्न सिटी होना चाहिए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका भाव सुंदर शहर बनाना है, लेकिन सुंदर शहर बनाने को आपने अभी तक ऐसा क्या देखा कि सुंदर शहर नहीं है? हमारे ललितपुर में खास तौर से एकमात्र रोड है, मुख्य रोड जिसको कहेंगे, कि शहर दोनों तरफ बसा है। शाही रोड, स्टेशन रोड और शाही रोड मिला के नेहरू महाविद्यालय तक जाएंगे और नेहरू महाविद्यालय पे हमारा शहर समाप्त हो जाएगा स्टेशन से चल के। तो इस शहर के दोनों तरफ जब कोई बाहर से हमारा रिश्तेदार या कोई मिलने वाले आते हैं, उनको एक अलग अनुभव और एक अनुभूति होनी चाहिए कि हम इस शहर में आए तो इसका वातावरण बड़ा पॉजिटिव और बहुत सुंदर है और बहुत हरा भरा शहर है। जैसे हम बात करते हैं टीकमगढ़ की, हम टीकमगढ़ हमारा जाना होता है और जब हमें हर 500 मीटर बाद एक पार्क मिलता है, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर पार्क, लगभग नगर पालिका ने 22 पार्क बनाए हैं। हमसे छोटा शहर है, हमसे बहुत कई गुना सुंदर है। तो मन में एक ख्याल आता है कि जब किया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। ललितपुर नगर पालिका के आप आवेदक बनकर प्रत्याशी बनते हैं अगर, तो आपके मुख्य 3 ऐसे एजेंडे क्या होंगे जिससे शहर सुरक्षित, सुंदर और व्यवस्थित हो? हमारा पहले तो ये बता दें कि हम, अगर कोई ये कहता है कि हम समाज सेवा के लिए आ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि हम कुछ परिवर्तन के लिए आना चाहते हैं राजनीति में। समाज सेवा और लोगों की ज़रूरतें पूरे करने के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से लगी हुई है और कोविड काल में भी उन्होंने बराबर खाद्यान्न की व्यवस्था की, दवाइयों की और कोविड टीकाकरण की है। सरकार सारे काम कर रही है, लेकिन ज़रूरत है एक बदलाव की, विशेष बदलाव की ज़रूरत है। हम राजनीति में अगर आते हैं तो मेरा उद्देश्य होगा कि सामान्य राजनीति नहीं करना, एक बदलाव की तरफ ले जाना है कि जो सरकार पैसे खर्च कर रही है, उस पैसे का उनके बंगलों पे असर नहीं दिखना चाहिए, जनप्रतिनिधियों के उनके आंगनों पे पैसा नहीं दिखना चाहिए, वो पैसा शहर में दिखना चाहिए और वहाँ दिखना चाहिए जहाँ विकास की गंगा बहानी है। बदलाव की व्यवस्था में आपके मुख्य क्या एजेंडे के उद्देश्य रहेंगे? मैंने अभी पिछले जुलाई में यूरोप का टूर किया, उसके बाद हमने गुजरात का टूर किया अभी सितंबर में। तो हमने ये देखा, लोग कहते हैं कि सब निधि कम है, इसके वजह से विकास नहीं हो पा रहा है,
लेकिन मुझे गुजरात के छोटे छोटे शहरों में जाने का मौका मिला, वहाँ हमने विकास देखा। एक एक पुल केवल उन्होंने दर्शनार्थियों के लिए बनाया है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, केवल इसलिए बनाया है कि टूरिज्म बढ़े। उस पुल की लागत है लगभग 200 करोड़ रुपए। एक पुल अभी उद्घाटन किया पिछले महीने। तो जब 200 करोड़ रुपए केवल एक पुल को डिजाइन करने के लिए कि वहाँ लोग वॉकिंग करेंगे, ऐसे बनाए जा सकते हैं, तो एक शहर को व्यवस्थित करने के लिए फंड लिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए चाहिए वो जनप्रतिनिधि जागरूक हो और दिन रात सरकार में ये मांग करे कि हमें अपने शहर को व्यवस्थित करना है, सुंदर करना है और बहुत अच्छा बनाना है, ताकि जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। चूँकि आप ललितपुर के निवासी हैं तो आप जानते होंगे कि ललितपुर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत कुछ ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ पर आज बूंद बूंद के लिए लोग पानी के लिए तरसते हैं। ऐसे जो उपेक्षित मोहल्ले हैं, वार्ड हैं, जहाँ पर अनेक समय से पार्षद बनते आ रहे हैं, लेकिन वो सरकार की योजनाओं से और नगर पालिका की कुछ विशेष योजनाओं से वंचित हैं। ऐसे वार्डों में, ऐसे मोहल्ले में आपका क्या एजेंडा हो सकता है? सबसे बड़ा और ख़राब दृश्य तो नगर पालिका में ये पिछले 5 वर्षों से रहा कि पार्षदों और अध्यक्ष के बीच जो मतभेद रहे और उनका खामियाजा हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों को भी यहाँ का विकास ना होने की वजह से उठाना पड़ रहा है, चाहे वो शहर की सड़कें हों या अन्य कई मामले हैं। तो अगर इनमें सामंजस्य आपस होता तो मुझे लगता है कि शासन से जो फंड वापस जा रहा है वो भी वापस नहीं जाता और इससे 4 गुना फंड लाया जा सकता था अगर सबकी एक राय होती तो ये दुर्भाग्य ललितपुर का कि ये सब नहीं हो पाया। और मैं तो ये चाहूँगा कि जैसे हमारे मित्र वगैरह और लोगों ने जानकारी मुझे दी है कि कोविड काल में हमारे ललितपुर जनपद को जो क्षति हुई है, मुझे लगता है कि जिन जिन परिवारों में कोविड काल में जनहानि हुई है या क्षति हुई है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको सरकार से सहयोग कराने के लिए उन्होंने एक मुझे टैगलाइन दी है, अब की बारी रमाकांत तिवारी। तो मैं ईश्वर से विनय करता हूँ कि मुझे सद्बुद्धि दें और मुझे इस कार्य में पूरा योगदान करने के लिए तैयार करें, इस बात के लिए कि मैं आपको संकल्प के साथ और पूरे दृढ़ विश्वास से कह सकता हूं कि मेरा राजनीति में आकर पैसे कमाने का या किसी तरह का अन्य लालच का कोई मन नहीं है। मैं अगर राजनीति में आ रहा हूं तो एक परिवर्तन के लिए आ रहा हूं कि राजनीति में जो सरकार पैसा दे रही है, जो जनहित के काम होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, लोग अपने विकास के बारे में सोचते हैं, दूसरों के नहीं सोचते हैं। तो हम एक परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसके लिए राजनीति में आना चाहते हैं। बाकी मेरा राजनीति में आने का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। और मैं अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ विनम्रता के साथ कि अगर वो मुझ पर भरोसा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे टिकट देते हैं तो उनको कुछ समय बाद जब कार्य करेंगे नगर क्षेत्र में तो उनको अपने आप को वो गौरवान्वित महसूस करेंगे कि मैंने एक अच्छे कैंडिडेट को, एक अच्छे अपने छोटे भाई को चुना था इस काम के लिए और वो नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए और लोगों के काम के लिए लगातार प्रयत्नशील है। और हम निश्चित रूप से जो लोग भी इसमें सहयोग करते हैं और जो हम पे विश्वास करते हैं, उनके विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और मेरा 24 घंटे ये पूरा प्रयास रहेगा कि ललितपुर शहर को कितना सुंदर बनाया जा सकता है कि लोग जब एंट्री करें रेलवे स्टेशन से तो उनको लगे, वो वाह बोलें कि ये शहर बहुत सुंदर है और जाके 4 लोगों को बताएं कि ललितपुर शहर वाकई बहुत सुंदर है। इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा और आपने चुनिंदा खबरों ने जो समय निकाला है और यहाँ समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।